अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कैटलिस्ट के मतलब कि ऐसे तमाम कैटलिस्ट के जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, तो आज हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कैटलिस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा वही है, व्हाट आर द कैटलिस्ट्स, और आगे बढ़ते हैं सेकंड कैटलिस्ट की तरफ। तो आज का हमारा जो कैटलिस्ट है दैट इज सेकंड कैटलिस्ट, ये है जी एसेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल करिकुलम। तो एसेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल करिकुलम से मुराद क्या है कि आप देखें कि अभी जब कोविड 19 आया था तो कोविड 19 के आने पर क्या हुआ ये कि पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम किसी न किसी तरह चलता रह गया, लेकिन हमारे यहाँ एकदम ठप हो गया। क्या वजह? वजह सिर्फ यही थी कि हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसकी डिजिटल फॉर्म अवेलेबल तो थी, लेकिन वो शायद स्टूडेंट्स के एक्सेस में नहीं थी। स्टूडेंट इसको अप्रोच नहीं कर पाया था। यानी डिजिटल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ है, लेकिन स्टूडेंट शायद उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर पाया, डिजिटल क्लासरूम्स को एक्सेस ना कर पाया। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिस पर यह महसूस हुआ कि एसेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके एजुकेशन सिस्टम में इनकलाब ला सकता है। उसमें पहली लॉजिक ये है कि आप, पहला जो स्ट्रेटजी है ये है कि आप यूज़ करें स्मार्ट इक्विपमेंट। देखें, जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स हैं, यानी जो नॉर्मल राइटिंग बोर्ड्स हैं उसकी बजाय डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ करें। सेकेंडली ये है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है लैपटॉप्स की तो उसको यूटिलाइज करें और उनको कनेक्ट करें डिजिटल प्रोजेक्टर्स के साथ, ताकि उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चीज़ों को एलेबोरेट करना आसान हो। अदर देन दिस, मतलब इसके अलावा मतलब रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करें। तो कहने से मुराद ये है कि स्मार्ट इक्विपमेंट का यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। अगर वो करेंगे तो उससे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़ी चेंजेस आएंगी। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ वो क्या है, प्रोविजन ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। लेकिन जब स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो उनको पढ़ाने के लिए हमें एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो, उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती या उनको हैम्परिंग होती है, तो उनको क्या करना होगा, आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजी उन्हें फराहम करें ताकि उनके लिए लिखना आसान हो। तो मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने पर क्या होगा, आप बोलते जाएंगे और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इससे सिस्टम को आपको स्पीच को राइट करके दे देगा। फिर इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर होता है जो होता है जी टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आप उसे टेक्स्ट फराहम करें, जैसे ही आप टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे तो उस टेक्स्ट को आप कहेंगे रीड अलाउड, तो वो उस टेक्स्ट को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देगा। तो रीड अलाउड की टेक्नोलॉजी, तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो विजुअली या किसी भी और इम्पेयरमेंट के केस में स्टूडेंट्स को फराहम की जा सकती हैं। तो ये मैंने जस्ट दो एग्जांपल दी हैं, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच की। अदर देन दिस, वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें कि आपने जो स्टूडेंट्स को मटेरियल फ्राहम करना है, अगर वो आपकी क्लासरूम में अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अब बाद में अवेलेबिलिटी के लिए क्या है, जो लेक्चर आपने उस वक्त डिलीवर किया है, जो स्टूडेंट्स आ गए हैं, अगर उन्होंने दोबारा सीखना है तो उनके लिए रिकॉर्डिंग करके रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट 100% चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाता, तो जितनी वो ग्रिप कर चुका है वो ठीक, और जो बाकी उसे फर्दर ग्रिप चाहिए तो उस ग्रिप को हासिल करने के लिए क्या है, वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करें। अदर देन दिस, वीडियो लेक्चर्स के अलावा अब और फ़ायदा क्या होगा इसका, एक और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक और फ़ायदा ये हो जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्सेस नहीं कर सकते क्लास को, या किसी वजह से छुट्टी पर थे या बीमार थे, तो उन तक ये लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं। पॉडकास्ट ये एक नई टर्म है, मतलब पूरी दुनिया में ये पहले से यूज़ हो रही है, हमारे लिए एक नई टर्म है पॉडकास्ट, नाम से जाहिर है। तो इसका मतलब होता है कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट ऑडियो की फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड कर लें, ताकि अब कोई भी उसे अपने MP3 प्लेयर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर उस ऑडियो को वो डाल ले, और चलते फिरते, उठते बैठते, ड्राइव करते हुए वो आपकी जो लेसन है उसको सिर्फ सुन ले।
تو उसे सुनने से क्या होगा, जो आपका मैसेज है उसको कन्वे हो जाएगा और उसकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द लाइव स्ट्रीमिंग इन क्लासरूम। देखिए तो आजकल बड़ा पॉपुलर है, जो लोग भी आजकल तकरीर देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग आम हो गई। लाइव स्ट्रीमिंग क्या होता है? लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज कर लें यूट्यूब चैनल मौजूद है तो उसमें लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन आती है। तो जैसे ही आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें जो आपकी वीडियो बन रही होगी, जो भी शख्स आपके लिंक को, मतलब जो आपकी वीडियो का लिंक होगा, जो भी इसे क्लिक करेगा उसको लाइव उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है बल्कि वो कमेंट्स भी कर सकता है। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, लाइव स्ट्रीम द क्लासरूम्स, यानी जो क्लासरूम्स हैं अगर इसको अब लाइव स्ट्रीम कर दें कि यानी क्लास में भी आप पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, बट अदर देन क्लास, अगर क्लास से बाहर कहीं से कोई स्टूडेंट मौजूद है तो उस तक वो उसको वो क्लिक करके पूरी दुनिया में से कहीं से भी वो उसको अप्रोच करके उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो ये आजकल वीडियो लिंक्स में अक्सर ये यूज़ हो रहा है। तो फर्दर ये है कि क्लासरूम्स को बेहतर बनाने के लिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, यानी इन कैमरा सेशंस होंगे और बाकायदा वो रिकॉर्डिंग एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मतलब जहां पहुंचाना आपका मकसद होगा उसके साथ भी जारी, जस्ट लिंक को क्लिक करके आप उस सिस्टम में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द यूट्यूब चैनल्स। इस पर पहले ही थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि अपने छोटे छोटे चैनल्स लॉन्च करें। एक जो आप कह लें कि एक जो आईडी है, एक पिन है, एक ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप 7 यूट्यूब चैनल्स बना सकते हैं। तो चूंकि यूट्यूब ने ये फ्री आपको भी फिलहाल दी है फैसिलिटी, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, तो एक टीचर 7 चैनल्स बना सकता है। तो हर चैनल के ऊपर या कम से कम एक चैनल ही एटलीस्ट बना ले, तो उस चैनल के ऊपर क्या है, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड मटेरियल है उसको मटेरियल को मतलब रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दे। जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देगा तो उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हों, बस उनके पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए। आप लिंक उनको फराहम कर दें, टॉपिक का नाम फराहम करें, सिर्फ वो टॉपिक का नाम लिखें और उसको सर्च करें। जैसे कि आज आपको व्हाट आर द कैटलिस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, लिखना है व्हाट आर द कैटलिस्ट, आगे नाम लिख दें राना कमर हुसैन, सर्च करें। मतलब जस्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे, फौरन आपको यूट्यूब पे मैसेज मिल जाएगा कि जनाब यूट्यूब पे इस नाम की एक वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको एक्सेस करें। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रीवियस लेसन्स हैं उसको स्टूडेंट्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और टीचर के लिए आसानी ये है कि उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट के लिए आसानी ये है कि अगर एक दफ़ा रिकॉर्डेड लेक्चर उसके पास आ गया, चाहे वो एक लेक्चर को 10 दफ़ा सुन ले, 100 दफ़ा सुन ले, वैसे ऐसा मुमकिन तो नहीं है, तो मुश्किल होता है काम बार बार सुनना, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट जितनी दफ़ा चाहे उसे सुन सकता है, रिवाइज कर सकता है चीज़ों को, लर्निंग बेहतर हो सकती है। फर्दर है जी क्रिएट प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जब आप कोई चैनल लॉन्च करते हैं तो चैनल के ऊपर वीडियोस बना दी। अब वीडियोस बनाने के बाद वीडियोस फर्ज कर लें उसमें आपने 200 या 300 या 400 वीडियोस अपलोड कर दी। अब उन वीडियोस में से बाज़ औक़ात जो कंसर्न्ड वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कैटलिस्ट वाली वीडियो ढूंढनी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनाब आपका कोर्स कौन सा है, इस कोर्स के नाम पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाए, तो जितनी इस कोर्स की वीडियोस होगी वो ऑटोमेटिकली उसी लिस्ट में ऐड होती चली जाए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि स्टूडेंट जब भी उस चैनल पर जाकर सिर्फ प्लेलिस्ट को क्लिक करेगा तो उस पर उसके कोर्स की तमाम वीडियोस एक तरतीब में पड़ी होंगी, लेक्चर 1 2 3 सारे एक तरतीब में पड़े होंगे, तो वो सारे लेक्चर्स को स्टूडेंट आसानी से एक्सेस कर सकता है, बजाय इसके कि वो 200 या 400 वीडियोस को सर्च करे फिर उसे उसकी मतलूबा वीडियो मिले। तो इस तरह क्या हो सकता है कि डायरेक्ट उसकी जो एक्सेस है उसमें वो वीडियोस अवेलेबल होंगी। ऑनलाइन एक्सेस टू लाइब्रेरीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर चुकी हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की है, उनके ईमेल्स बनाए हैं, उनके यूज़र नेम पासवर्ड बनाए हैं। अब उससे क्या होता है कि जितनी जो बुक्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि किताब को एक्सेस करना वैसे ज़रा मुश्किल है, प्रोसीजर भी मुश्किल है कि अगर आप जाते हैं लाइब्रेरियन के बाद उसको बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं, फिर बुक सर्च की जाती है, पहले आप बुक सर्च करते हैं, फिर बुक सर्च होती है, तो आप को लाइब्रेरी कार्ड में एंट्री करानी पड़ती है, फिर जाके बुक इशू होती है। और बुक का एक साइज़ होता है, एक वॉल्यूम होता है, उसको उठा के लाना तो वजनी चीज़ होती है। तो उस लेबोरियस वर्क से बचाने के लिए क्या है, डिजिटल एक्सेस दी जाए, यानी तमाम जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं स्टूडेंट किसी भी कन्वीनियंट टाइम में क्या करे,
اس بک کو ایکسیس کرے, اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے یا آن لائن ریڈنگ کی ضرورت ہے اس کو ریڈ کرے, اور ریڈ کر کے اس سے استفادہ کرے, اور جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو وہ دے. فردر یہ ہے کہ یوز آف اسمارٹ فونز ان کلاس. اگر فرض کر لیں جو ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہیں, فرض کر لیں کوئی بچہ ہے اس کو ویژول امپیئرمنٹ ہے, وہ ڈائریکٹ جو ڈاکومنٹ ہے اس سے چیزوں کو نہیں آبزرو کر سکتا, تو کیا ہے اس ڈاکومنٹ کو موبائل فون کے اوپر کھولے, اور موبائل فون کے اوپر کھول کے اس کو انلارج کر لے, انلارج کر کے دیکھ لے, یا انلارج کر کے دیکھنے کے علاوہ اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا, تو وہ سن تو سکتا ہے نا, تو اس ٹیکنالوجی سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو لیکچرز ہیں ان کو باقاعدہ لاؤڈ ساؤنڈ میں سن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگین یہی بات کہوں گا, تھینک یو ویری مچ. تو آپ ان کو لیسنس کو بار بار سنیں بھی اور ان کو دیکھیں تاکہ یہ ٹپس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. اینڈ اگین اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو کیوری آپ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ دیں, انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا کہ اس کیوری کو ریسپونڈ کروں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.